नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी। गुरु मंत्र बूझो तो जाने प्रश्नोत्तरी का आज भाग 10 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज का जो प्रकरण है वो हम लोगों ने उपसर्ग प्रकरण का चयन किया है, क्योंकि परीक्षाओं में इस वाले प्रकरण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए विगत परीक्षाओं में कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं उनकी चर्चा करते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, सर्वथा निरक्षरः अस्ति स अत्र निर उपसर्ग पूर्वकस्य निरक्षरः पदस्य व्याकरण सम्मतः अर्थ अस्ति। ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वथा निरक्षरः अस्ति सह एक वाक्य दिया गया है। अत्र यानी यहाँ, निर उपसर्ग पूर्वकस्य यानी कि इन 1 2 3 4 ये पद हैं, इनमें निर उपसर्ग पूर्वक निरक्षर ये जो पद बना है ये निरुपसर्ग पूर्वक है, निरक्षर बना है। पद से यानी पद का व्याकरण सम्मत अर्थ। अब देखिए, उपसर्ग अक्षर में निरुपसर्ग जुड़ा है और शब्द बना निरक्षर। अब इसका अर्थ पूछा गया है, तो आइए मित्रों इस प्रश्न का पहला विकल्प देखते हैं। अशिक्षितः मूर्खः अक्षर ज्ञान रहितः अज्ञः। तो निरक्षर का अर्थ पूछा गया है। तो मित्रों, निरक्षर का अर्थ अशिक्षित यानी कि जो शिक्षित नहीं है, दूसरा है मूर्ख जो, और तीसरा है अक्षर ज्ञान रहित, और चौथा है अज्ञ। तो अब देखिए, निरक्षर से तात्पर्य होता है कि अक्षर ज्ञान से रहित, क्योंकि निर उपसर्ग किस में प्रयुक्त होता है? अभाव अर्थ में, निषेध अर्थ में, रहित अर्थ में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा मित्रों? 3 नंबर सही होगा। निर क्या है मित्रों? एक उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न है मित्रों, प्रादः कति। अब देखिए, यहाँ प्र आदि कितने हैं? प्रादय से तात्पर्य है कि पाणिनि महोदय ने एक सूत्र दिया है प्रादय, और प्रादय सूत्र से स्पष्ट अर्थ किया है कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कि एक और सूत्र दिया उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कि जब प्र आदि का योग क्रिया के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो चाहे प्रश्न उपसर्ग से पूछा जाए कि उपसर्गाः कति, या प्रश्न पूछा जाए प्रादः कति, तो मित्रों प्र आदि जो पाणिनि महोदय ने बताए हैं वो हैं द्वाविंशति यानी 22। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि द्वाविंशति यानी 22 प्रादय अर्थात उपसर्ग होते हैं। मित्रों, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आइए एक श्लोक के माध्यम से उपसर्ग को समझने का प्रयास करते हैं, और हम ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि आखिर ये प्रादय अर्थात उपसर्ग होते कितने हैं। तो मित्रों, ये श्लोक है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। अर्थात उपसर्ग के द्वारा, उपसर्गेण अर्थात उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थो, धात्वर्थो में देखिए धातु प्लस अर्थो अर्थात धातु के अर्थ को, बलाद यानी बलपूर्वक, अन्यत्र नीयते, नियते तात्पर्य है ले जाते हैं, यानी कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं। जैसे प्रहार। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर धातु है ह्री, और ह्री धातु में से शब्द बना है घे प्रत्यांत हारः, और इसमें प्र उपसर्ग जुड़ जाए तो शब्द क्या बनता है? प्रहार। यदि इसी हार में आ उपसर्ग जुड़ जाए तो क्या बनेगा? आहार। अब देखिए, प्रहार शब्द का अर्थ है आघात, यानी अलग अर्थ निकल रहा है। आहार का मतलब हो गया है भोजन। इसी तरीके से विहार, परिहार, संहार, ये सारे अर्थ बताए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो हार का जो अर्थ बदला वो किसके कारण बदल गया? यहाँ प्र के कारण बदल गया और यहाँ पर आ के कारण बदल गया। तो इसीलिए कहा है कि उपसर्ग धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाते हैं, यानी उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मित्रों, फिर दूसरा प्रश्न था हमारा कि प्रादय कितने? तो हमने कहा कि प्रादय कितने हमारे 22 है, और ये 22 जो प्रादय हैं इन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? उपसर्ग के नाम से जानते हैं। कब जानते हैं? जब इनका योग क्रिया के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि उपसर्गा क्रिया योगे है। अर्थात ये जो प्रयादि 22 हैं, प्रादय जो द्वाविंशति हैं, इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। कब? जब इनका योग क्रिया के साथ हो। तो स्पष्ट हो गया है कि प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। अब ये 22 कौन कौन से हैं? तो देखिए मित्र, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सारे कुल मिला के कितने हैं? 22 हैं।
तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग कितने होते हैं 22। अगर मान लीजिए प्रश्न यहाँ पर ये होता कि कति उपसर्गाः, तब भी आंसर क्या आता मित्रों अपना द्वाविंशति उपसर्गाः। मित्रों तीसरा प्रश्न है कि प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातु घे प्रत्ययस्य योगे अर्थ अस्ति। तो मित्रों यहाँ पर पूरी व्याख्यात्मक रूप से प्रश्न पूछा गया है कि यदि प्र उपसर्ग का ह्री धातु के साथ घे प्रत्यय का योग होने पर अर्थ होता है, तो आइए इसको समझते हैं। मित्रों उपसर्ग क्या है? प्र, धातु कौन सी है? ह्री, प्रत्यय कौन सा है? घे। अब देखिए ये जो घे प्रत्यय है, घे प्रत्यय का शेष क्या बचता है? ए शेष बचता है, क्योंकि इस प्रत्यय में घे ए और य, तो घे की और य की इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा के बाद में इनका लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है? ए। ये जो घे प्रत्यय है ये किस अर्थ में होता है? भावे अर्थात भाव अर्थ में होता है। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो ए है, तो स्थिति आपकी बनी प्र प्लस ह्री प्लस ए। जैसे ही घे प्रत्यय है तो मित्रों अचो निणति, ये हम प्रकरण और अच्छे से समझेंगे जब हम प्रत्ययों की बात करेंगे, प्रत्ययों के प्रश्नों को हल करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। तो अचो निणति सूत्र से जो धातु में जो स्वर है, तो यहाँ धातु में स्वर है री, तो इस री के स्थान पर वृद्धि होती है मित्रों क्या? आर, और शब्द बनता है प्र है में आहा रह। और ये जो घे प्रत्यांत शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, तो यहाँ शब्द क्या बना? प्रहारः। अब ये प्रश्न ये पूछा है कि प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातु घे प्रत्ययस्य योगे अर्थ अस्ति, अर्थात ये जो हमने प्रहार शब्द बनाया है, अब इस प्रहार शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मित्रों प्रहार शब्द का अर्थ तो यहाँ चार विकल्प दे रखे हैं हमारे पास में। पहला है भोजनम, दूसरा है भ्रमणम, तीसरा है नाश और चौथा है आघात। तो हम प्रहार तो प्रहार भोजन तो नहीं है, प्रहार भ्रमण भी नहीं है, प्रहार नाश भी नहीं है, प्रहार से तात्पर्य क्या है? आघात। क्या है मित्रों? आघात। अब मित्रों चौथा प्रश्न है कि व्यायाम पदे अस्मिन् कति उपसर्गाः सन्ति। तो मित्रों यहाँ जो व्यायाम पद है, इस व्यायाम में कितने उपसर्ग हैं ये बताना है। पहला विकल्प है एक, दूसरा है द्वौ, तीसरा है त्रयः, चौथा है उपसर्गा न सन्ति। तो मित्रों देखो व्यायाम पद है, अब इस व्यायाम में तो आइए तो यहाँ हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ व्यायाम में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। मित्रों देखिए व्यायाम, व्यायामम, अब यह मूल शब्द है यामम, और इसमें एक उपसर्ग है वी और दूसरा उपसर्ग है आ। मित्रों जब यण संधि होती है तो शब्द बनता है व्यायामम। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और यामम शब्द से शब्द क्या बनता है? व्यायामम। तो कितने उपसर्ग हैं मित्रों? 2 उपसर्ग हैं। तो इस चौथे वाले प्रश्न का जो आंसर है वो मित्रों क्या होगा? दूसरा विकल्प है दो आंसर होगा। आइए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। न ही प्रतीक्षते कालः इत्यत्र उपसर्गाः सन्ति, यानी कि ये जो प्रतीक्षते शब्द लिखा हुआ है इसमें उपसर्ग हैं। तो कौन सा उपसर्ग है बताओ इसमें? तो मित्रों इसमें पहला विकल्प प्र, दूसरा है प्रति, तीसरा है प्रति और चौथा है प्राग। तो हम जानते हैं कि ईक्ष धातु है तो शब्द बनता है प्रति प्लस ईक्षते। तो इस 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? तीसरा नंबर। और इसका अर्थ है कि न ही प्रतीक्षते काल के अर्थात समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। और इस प्रतीक्षते में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। तो मित्रों आज की चर्चा अपने यही समाप्त है। उम्मीद है आपका आज का प्रकरण भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।